जय हिंद साथियों। जोश और जुनून के साथ में एक बार फिर से आपका कनकावती क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त, मैं आपका होस्ट रमेश आपके सामने आज फिर वापस कला और संस्कृति की एक धमाकेदार क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और दोस्तों, अपने जो सब्जेक्ट है वो कला और संस्कृति में अपन ने दो टुकड़ों में तोड़ कर देखा था उनको। एक तरफ तो अपन ने कला देखी थी, एक तरफ संस्कृति देखी थी। कला के अंदर अपन ने तीन कलाएं देखी थी: स्थापत्य कला, चित्रकला और हस्तकला, जिसमें से अपन ने स्टार्ट की है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के अंदर अपन दुर्ग पढ़ रहे थे। दुर्गों के अंदर सबसे पहले अपने पढ़ा सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में अपने पढ़ा पूरा का पूरा कैसा दुर्ग है, वो धानमन दुर्ग है, ठीक है। और फिर उसके बाद में पढ़ा अपन ने घाघरोन दुर्ग। घाघरोन दुर्ग कैसा दुर्ग है, एक जल दुर्ग है, यानी आपके साथ साथ में श्रेणियां भी आ रही है। आशा करता हूँ पहले वाली क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उनको शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को और अपने मित्रों को, जो भी आपके साथ में पढ़ने वाले आपके सहपाठी है, उनके सबके साथ शेयर करें और उनको कुछ अच्छी चीज सीखने के लिए भेजें। ठीक है दोस्तों, चल तो बढ़ते हैं। और आज अपने जो अगली क्लास है उसकी तरफ अपन आगाज करते हैं। और आगाज करते हुए आज आपके सामने लेकर आया हूँ रणथंभौर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग लेकर आया हूँ? रणथंभौर का दुर्ग, जो एक ऐसा दुर्ग है जो चारों ओर 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जैसे एक कहते हैं ना कि एक टोकरी में से अंडा फूटता है तो अंडे से बच्चा निकलता है, वैसे ये दुर्ग एक निकला हुआ दुर्ग है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुर्ग पत्थर बंद है, अन्य सब दुर्ग नंगे है। ये बात किसने कही थी? अबुल फजल ने कही थी। ठीक है दोस्तों, तो अपने को ये चीज मुख्य रूप से याद रखनी है। और इस दुर्ग के बारे में क्या क्या कहावतें मिलती है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पे आक्रमण हुआ था, तो उसके साथ में जो उसका दरबारी था अमीर खुसरो, उसने कहा था कि जब अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग को जीत चुका था हमीर देव चौहान के समय, तो वो अमीर खुसरो कहता है कि आज कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया। मतलब जो हमीर देव चौहान है वो हिंदुओं का एक प्रतापी शासक, प्रबल शासक था। तो वो जब मरा था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीत लिया था, तब उन्होंने कहा था कि आज कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया। ठीक है। और एक जो अपने अलाउद्दीन खिलजी इनके चाचा थे, जलालुद्दीन खिलजी, उन्होंने भी इसके ऊपर 2 बार आक्रमण किए थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। तो जो जीत नहीं पाए थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। ठीक है दोस्तों, इससे अपने को क्या याद आता है कि जब लोमड़ी के अंगूर हाथ नहीं लगते हैं, तो वो क्या कहती है? अंगूर खट्टे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज अपने को ध्यान रखनी है। रणथंभौर दुर्ग अपने आप में एक अलग ही अपनी स्थान रखता है। यानी अगर कहा जाए कि राजस्थान के अंदर चित्तौड़ जैसा दुर्ग कौन सा है, तो अपना रणथंभौर दुर्ग की अपन बात कर सकते हैं। ठीक है। तो जो रणथंभौर दुर्ग है ना दोस्तों, उसको अपन चित्तौड़ का छोटा भाई भी कहते हैं, क्योंकि जो सारी की सारी खूबियां रणथंभौर दुर्ग के अंदर देखने को मिलती है, वही चीजें सारी की सारी अपने को कहाँ मिलती है? चित्तौड़ के अंदर। और जो चित्तौड़ के अंदर चीजें मिलती है, अधिकतर चीजें अपने को कहाँ मिलती है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर। तो रणथंभौर दुर्ग भी एक शानदार है, जिसको अपन कहते हैं दुर्गाधिराज। क्या कहते हैं? दुर्गाधिराज। ठीक है, इसी को कहते हैं अपन रणस्तंभपुर। क्या कहते हैं? रणस्तंभपुर। और इसी को कहते हैं चित्तौड़ का छोटा भाई। ठीक है दोस्तों, चलो ये जो अपनी बातें हुई है रणथंभौर दुर्ग के बारे में बातें हुई है। और रणथंभौर दुर्ग में आपको बता रहा हूँ कि एक इतना शानदार दुर्ग है, जहाँ पर अपने त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, जहाँ पे अपने रानीहाट तालाब है, जहाँ पे अपने पद्मला तालाब है, यहाँ जहाँ गुप्त गंगा निकलती है, अधूरे अधूरे सपनों की छतरी है। इतनी इतनी सारी की सारी चीजें अपने किसमें है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। ये सारी की सारी चीजें अपने कहाँ पे है? रणथंभौर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अपन रणथंभौर दुर्ग के बारे में आज बातें करने जा रहे हैं, जो अपना सवाई माधोपुर के अंदर स्थित एक दुर्ग है। अगर पूछा जाए कि कौन से अभ्यारण्य के अंदर है, तो अपना रणथंभौर जो अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व वाला, उसके अंदर अपना कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर दुर्ग। तो अपने आप में एक राजस्थान में अलग ही ख्याति प्राप्त दुर्ग है अपना रणथंभौर दुर्ग। आज बात करते हैं अपन रणथंभौर दुर्ग के बारे में, ध्यान से पढ़ेंगे। ये जो किला है, ये हमें हमीर देव चौहान की याद दिलाता है, जो राजस्थान के अंदर एक ऐसा राजा कहलाता था दोस्तों, एक हठी शासक। उसके बारे में एक कहावत भी है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि सिंह गमन, सिंह जब अपने रास्ते पर एक बार गुजर जाता है तो वो अपने शिकार को छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार सत्य जो पुरुष होता है, सतपुरुष होता है, वो अपने जबान से एक बार अगर बोल देता है तो वो बात उसकी सत्य होती है। ठीक है। उसी प्रकार कदली फले एक बार, केले के पेड़ पर जिस जगह एक बार फल आ जाते हैं दोस्तों, उस जगह दूसरी बार फल नहीं आते। तिरिया तेल, तिरिया का मतलब होता है लड़की या स्त्री वगैरह, जो जिसका अपन शाब्दिक अर्थ निकालते हैं, जैसे युवती है या कोई लड़की है, तो जब उसकी शादी होती है तो उसके तेल चढ़ाने की रस्म होती है। अगर किसी कारणवश उसका रिश्ता टूट जाए वहां से, और अगर वो रिश्ता खराब हो जाए वहां से, तो दूसरी बार जब उस लड़की की शादी होती है उसको तेल नहीं चढ़ाया जाता है। ठीक है। तो क्या होगी अपनी? सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी सिंह एक बार रास्ते पर चला जाता है तो अपने शिकार को नहीं छोड़ता है, और सत्य जो पुरुष होता है, सज्जन पुरुष, वो एक ही बार में बोलता है और एक ही बार सत्य बोलता है। ठीक है।
और क्या था कि कदली फले एक बार, केले के पेड़ पर एक ही बार फल लगते हैं। तिरिया तेल, किसी लड़की की शादी होती है तो उसके तेल एक ही बार चढ़ाया जाता है, अगर दोबारा विवाह होगा तो दोबारा तेल की रस्म नहीं होती है। उसी प्रकार अगर हमीर देव चौहान भी एक बार हट कर लेता है तो वो किसी की नहीं सुनता है, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखना अपने को, हटी हमीर जो अपना शासक था, एक महान सम्राट था, महान शासक था, चौहान वंश से संबंधित, उस राजा का उल्लेख भी अपने को किस दुर्ग में देखने को मिलेगा, रणथंभौर दुर्ग में, ठीक है दोस्तों। तो आगाज करते हैं अपनी इस क्लास का। रणथंभौर दुर्ग को आराम से फुल डिटेल से पढ़ेंगे। इस दुर्ग का पूरी तरीके से अपने को पोस्टमार्टम करना, एक भी चीज नहीं छोड़नी, ठीक है दोस्तों। चलो तो बढ़ते हैं आगे। और जो आपको दिख रहा होगा कि फ्रंट के ऊपर जो आपका सामने आपको दिख रहा है रणथंभौर दुर्ग, अपना जो इसके ऊपर दिख रहा है कि कला और संस्कृति, और जो अपना बेच चलने वाला, जो भी मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ कि अपने बेच जो रहने वाला वो निःशुल्क बेच रहने वाला, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, इसका शुभारंभ। तो पहला जो दुर्ग है अपना आज का, वो दुर्ग अपना कौन सा है, रणथंभौर दुर्ग, ठीक है दोस्तों। हाँ, ध्यान रखना अपना दुर्ग कौन सा है, रणथंभौर दुर्ग। और ध्यान रखना ये आज का तीसरा दुर्ग है। कैसा दुर्ग है, तीसरा दुर्ग है, ठीक है। तीसरा दुर्ग अपना कौन सा है, रणथंभौर। पहला दुर्ग हो गया था सोनारगढ़, दूसरा कौन सा हो गया, घाघरोन, और आज तीसरा कौन सा अपना, रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग जो अपना कहाँ पड़ता है, अपना सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ पड़ता है दोस्तों, सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है, सवाई माधोपुर। कहाँ पड़ता है दोस्तों, सवाई माधोपुर के अंदर। ध्यान रखनी ये चीज अपने को कि ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गया, तो देख लेना आप। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पड़ता है दोस्तों, सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर और क्या चीजें अपनी। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अपन दुर्ग कोई भी पढ़ते हैं ना, तो उसको सही सीक्वेंस तरीके से, बिल्कुल एक सही तरीके में पढ़ते हैं, ठीक है। तो रणथंभौर दुर्ग है जो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ, और खुद किस पहाड़ी पर है, थंब पहाड़ी पर स्थित है। तो बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, क्या कैसे हुआ है, ठीक है। तो रणथंभौर दुर्ग का निर्माण, ध्यान रखना दोस्तों, 8वीं शताब्दी में हुआ। किस शताब्दी में हुआ, लड़ लो, 8वीं शताब्दी में, ठीक है। 8वीं शताब्दी में निर्माण, 8वीं सदी में निर्माण, 8वीं सदी में निर्माण, ठीक है। अगर पूछे कि निर्माण किसने करवाया दोस्तों, तो एक था रणथंभ, रणथंभ देव या रतिदेव, ठीक है। इसी को अपन कहते हैं रतिदेव, या इसी को कहते हैं अपन रणथंभ देव, ठीक है। इसी को अपन क्या कहते हैं, रतिदेव या रणथंभ देव। कौन सी सदी में है दोस्तों, 8वीं सदी में। ध्यान रखना 8वीं सदी में कौन सी दुर्ग का निर्माण हुआ अपना, रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, रतिदेव या रणथंभ देव ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है दोस्तों। निर्माण से संबंधित अपनी बात हुई है। उसके आगे फिर अपन देखते क्या है कि जो दूसरा अपना जो टॉपिक रहता है वो क्या रहता है इसके अंदर, श्रेणी। पहला क्या रहता है अपना, निर्माण। निर्माण आपके सामने मैंने 8वीं शताब्दी के अंदर किसने करवाया, रतिदेव या रणथंभ देव ने। किसने करवाया, रतिदेव या रणथंभ देव ने। अगर बात करते हैं अगर आके श्रेणी की, किसकी बात करते हैं, श्रेणी की, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसी दुर्ग को अपन कहते हैं वन दुर्ग। क्या कहते हैं, वन दुर्ग, क्योंकि घने जंगल के अंदर स्थित है। आप जब घूमने जाओगे ना, तो आपको दूर से ये दुर्ग नजर नहीं आएगा, लेकिन आप जैसे इसके सामने जाकर खड़े होगे तो आपको ये इधर उधर देखोगे नहीं दिखेगा, सामने एकदम सामने खड़ा हुआ दुर्ग नजर आएगा, ठीक है दोस्तों। आपको मैंने चित्र में भी दिखाया था, चित्र में देखो कैसा लग रहा है, बिल्कुल एकदम खड़ा हुआ दुर्ग है। जब सामने जाकर देखोगे तभी आपको ये दुर्ग दिखेगा, ठीक है। चल अगली बात, वन दुर्ग है और पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर है, गिरी पहाड़, गिरी है, गिरी है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, पहाड़ी दुर्ग, ठीक है। तो गिरी दुर्ग, कौन सा दुर्ग है, गिरी दुर्ग। अब गिरी है तो आप मेरे से क्या क्वेश्चन करोगे कि सर आपने बोल तो दिया गिरी दुर्ग है, लेकिन गिरी है तो कौन सी पहाड़ी है, ठीक है। तो ये भी तो जानना जरूरी है ना अपने को। देखो ध्यान रखना, ये खुद जो दुर्ग है वो तो कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 7 पहाड़ियों से, लेकिन खुद जो दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर खड़ा है, थंब पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर है, थंब पहाड़ी पर, थंब पहाड़ी पर निर्मित। रणथंभौर दुर्ग किस पहाड़ी पर निर्मित है लाडलो, थंब पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर है, थंब पहाड़ी पर। कौन सा दुर्ग है अपना, गिरी दुर्ग, ठीक है। और गिरी दुर्ग ही अपन इसको क्या कहते हैं, रणथंभौर दुर्ग। और रणथंभौर दुर्ग की एक और श्रेणी कौन सी है, वन दुर्ग। तो वन दुर्ग, गिरी दुर्ग, या कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, थंब पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसको अपन क्या कहते हैं, गिरी दुर्ग, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं और अगले नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। चल, प्रवेश द्वार, जो तीसरा अपना की पॉइंट होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, प्रवेश द्वार। कौन सा होता है, प्रवेश द्वार, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना, इस दुर्ग का जो मुख्य या प्रवेश दरवाजा है दोस्तों, वो है नौलखा दरवाजा। कौन सा है दोस्तों, नौलखा दरवाजा। नौलखा, या इसी को बोलते हैं नवलखा दरवाजा, नौलखा या नौलखा दरवाजा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अपना जो नौलखा या नवलखा दरवाजा है वो किस दुर्ग का है दोस्तों, अपना रणथंभौर दुर्ग का। किसका है, रणथंभौर दुर्ग का।
इसी की चीज को अपन आगे बढ़ाते हुए और आगे देखते हैं इसके उपनाम क्या क्या है। मैंने उपनाम आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि इसके उपनाम क्या क्या है। इसको अपन दुर्गाधीराज कहते हैं, इसी को चित्तौड़ का छोटा भाई कहते हैं, इसी को रणस्तंभपुर कहते हैं। ठीक है, तो चलो एक एक अपन उपनाम की बात करते हैं। जैसे पहला उपनाम अपन देखते हैं इसके अंदर, इसको कहते हैं अपन दुर्गाधीराज, दुर्गाधीराज। ठीक है, इसी को अपन कहते हैं दोस्तों दुर्गाधीराज, और इसी को कहते हैं अपन चित्तौड़ का छोटा भाई, चित्तौड़ का, चित्तौड़ दुर्ग का, चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई, छोटा भाई। ठीक है, किस दुर्ग को कहते हैं लाडलो? अपने रणथंभौर दुर्ग को। ठीक है, तीसरा नाम अपने को देखने को मिलता है दोस्तों इसके अंदर, जो तीसरा नाम है रणस्तंभपुर, रणस्तंभपुर, रणस्तंभपुर। ठीक है, दूसरा नाम इसका क्या, तीसरा नाम क्या मिलता है? रणस्तंभपुर। अगर पूछा जाए कि रणथंभौर दुर्ग का प्राचीन नाम भी क्या था, तो वो भी क्या था अपना? रणस्तंभपुर। क्या नाम था? रणस्तंभपुर। ठीक है, इस चीज को अपने को ध्यान रखनी है। देखो, प्रवेश दरवाजा अगर पूछे तो नौलखा या नवलखा दरवाजा। अगर आपको पूछे कि उपनाम में पहला क्या है? दुर्गाधीराज। अगर आपसे पूछे कि इसी कोई चित्तौड़ की जो चीजें हैं उन्हीं की सेम टू सेम अधिकतर चीजें किसमें मिलती है अपने को? रणथंभौर दुर्ग में। इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं? चित्तौड़ का छोटा भाई। और एक और नाम क्या है इसका? रणस्तंभपुर। क्या नाम है? रणस्तंभपुर। देखो आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर जलाशय कौन कौन से हैं। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अपने जो दुर्ग होते हैं, दुर्ग अपने कल्चर की रीढ़ की हड्डी होते हैं। क्या होते हैं? रीढ़ की हड्डी होते हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो रीढ़ की हड्डी अपने जो दुर्ग है उनको अपने को फुल डिटेल से पढ़ना है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि दुर्गों को अगर आपको कल्चर अगर ढंग से याद करनी है, कल्चर को अगर ढंग से समझना है, तो उसके अंदर आपको दुर्ग पूरे ऑब्वियसली पूरे के पूरे ढंग से तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अपन फुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो जलाशय के अंदर देखें, दूसरा जो पहला है अपना, जो पहला तालाब है कौन सा दोस्तों? रनिहाड़ तालाब। कौन सा तालाब है? रनिहाड़ तालाब। ठीक है दोस्तों, और जो दूसरा तालाब है इसी के अंदर, उस तालाब का क्या नाम है अपना? पद्मला तालाब, पद्मला तालाब, पद्मला तालाब। ठीक है मित्रों, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी दुर्ग के अंदर और क्या है कि सर गुरुजी और बताओ हमारे को और क्या है इसके अंदर? तो देखो, इसी की दुर्ग के अंदर और क्या है दोस्तों? गुप्त गंगा। क्या बहती है रे लाडलो? गुप्त गंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जल स्रोत कितने हो गए इसके अंदर? 3। रनिहाड़ तालाब है, पद्मला तालाब है, और गुप्त गंगा इसके अंदर बहती है। ठीक है, तो अपने कितनी चीजें होगी इसके अंदर? 3 चीजें हो गई। एक तो रनिहाड़ तालाब हो गया, पद्मला तालाब हो गया, और गुप्त गंगा हो गई। किस दुर्ग के अंदर? रणथंभौर दुर्ग के अंदर। मैंने आपको बताया था पहले भी, चित्तौड़ का इसको क्या कहा जाता है? छोटा भाई। तो जो चित्तौड़ के अंदर चीजें है, कम से कम थोड़ी बहुत तो चीजें इसके अंदर मिलेगी, क्योंकि अपन कहते हैं ना कि जो बड़ा भाई होता है उसके थोड़े बहुत गुण छोटे भाई में भी मिलते हैं। तो चित्तौड़ बड़ा भाई है, छोटा भाई कौन है? रणथंभौर। ठीक है, बड़े आगे देख लो एक बार। प्रवेश दरवाजा नौलखा दरवाजा, उपनाम में दुर्गाधीराज, चित्तौड़ का छोटा भाई, रणस्तंभपुर, और जलाशय के अंदर रनिहाड़ तालाब, पद्मला तालाब और गुप्त गंगा। बड़े आगे चलो नेक्स्ट देखो, मंदिर। कि इस दुर्ग के अंदर मंदिर कौन कौन से हैं, वो सारी चीजें अपन इसके अंदर देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो बात करते हैं इसके अंदर मंदिरों की। तो मंदिर इसके अंदर मुख्य रूप से अपने को ध्यान रखना दोस्तों कि जो अपना एक मंदिर है बड़ा, उस मंदिर का अपने को मुख्य रूप से ध्यान रखना है। कौन सा है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। ठीक है, इस दुर्ग के अंदर कौन सा मंदिर है अपना? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। ठीक है, जहां पर यहाँ पर प्रतिवर्ष क्या होता है दोस्तों? प्रतिवर्ष भाद्रपद, भाद्रपद यानी भादवे के महीने में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, शुक्ल चतुर्थी के दिन यहाँ क्या लगता है? गणेश जी का मेला। ठीक है, तो भव्य मेला आयोजित होता है दोस्त। क्या आयोजित होता है? भव्य मेला, जिसको अपन कहते हैं त्रिनेत्र गणेश जी का मेला। अपने राजस्थान के अंदर एकमात्र ऐसा मंदिर है गणेश जी का जो 3 आंख वाले गणेश जी के है। इसको अपन आयुध विहीन या हथियार विहीन भी मंदिर कह सकते हैं, क्योंकि जो ये मंदिर है गणेश जी का, इसके अंदर अपने पूरे परिवार के साथ में मूर्ति है। और मूर्ति यूं कहे कि केवल इनकी जो गर्दन है, वो गर्दन इनकी मूर्ति के रूप में स्थापित की गई है। यानी इनके नीचे का जो धड़ है, हाथ पैर, वो कुछ भी नहीं है। इसीलिए अपन क्या कहते हैं इसको? आयुध विहीन गणेश जी या हथियार विहीन गणेश जी। किनको कहते हैं? त्रिनेत्र गणेश जी को। ध्यान रखना दोस्तों, अपन सबसे पहले जो शादी होती है किसी की, तो शादी के अंदर सबसे पहले अपन किसको नोतते हैं? गणेश जी को। तो अब अभी तो फिलहाल तो इतने नहीं होते होंगे, लेकिन पहले जब किसी की शादी वगैरह होती थी या शादी का कोई भी सीजन आता था,
तो उसके अंदर यहाँ पे बोरियां भर भर के कुमकुम पत्रियां आती थी, क्योंकि सबसे पहले जो शादी का कार्ड होता है वो किसको भेजा जाता है, गणेश जी महाराज को। ठीक है, तो ध्यान रखना त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पे है, अपने रणथंभौर के अंदर। एक दूसरा मंदिर और मिलता है दोस्तों यहाँ पे, दूसरा मंदिर जो है वो कौन सा, अपना नीलकंठ महादेव जी का मंदिर, नीलकंठ नीलकंठ महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव जी का मंदिर, नीलकंठ महादेव जी का मंदिर। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखना इस महादेव जी के मंदिर में शिवलिंग है, कहा जाता है कि वो 5.5 फीट ऊंची है। कितनी है, 5.5 फीट ऊंची है। और कल्पनाओं के अनुसार, कहानियों के अनुसार कहा जाता है कि जब हमीर देव चौहान बैठकर पूजा करता था तो वो 5.5 फीट की जो शिवलिंग थी उसके बराबर में उसका सिर रहता था, और ऐसे करके उसके ऊपर फूल वगैरह अर्पण करते थे। ठीक है, तो इतने जो महाबली शासक अपने हमीर देव चौहान, जो बेटे बेटे ही 5.5 फीट ऊंचे हैं, तो आप सोचो जब खड़े होंगे तब कितने बड़े होंगे वो। ठीक है, तो पहले के जो सूरमा हुआ करते थे, मैंने आपको बताया भी है, हटी अपना जो हमीर है वो कैसा शासक था, हमीर एक हटी शासक था। कैसा शासक था, हटी शासक था। ठीक है, हट हट के लिए वो जाना जाता था। तो जो महादेव जी का मंदिर है, जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग की जो ऊंचाई है, जैसे शिवलिंग, शिवलिंग की ऊंचाई, ठीक है, शिवलिंग की ऊंचाई कितनी है लाडलो, 5.5 फीट। कितनी है, 5.5 फीट। और ध्यान रखना इसी मंदिर के अंदर, इसी नीलकंठ मंदिर के अंदर जो अपने हमीर है, वो हमीर ने इसमें क्या किया था, हमीर ने केसरिया किया था। तो अगर पूछे कि हमीर देव चौहान ने जो केसरिया है वो किस मंदिर में किया था, तो ध्यान रखना हमीर देव चौहान ने जो केसरिया किया है वो किस मंदिर में किया है, नीलकंठ महादेव जी के मंदिर में। तो हमीर ने केसरिया किया था इस मंदिर के अंदर। ठीक है, तो अगला है अपना जो की पॉइंट है वो कौन सा है लाडलो, महल। कौन सा है, महल। कि इस दुर्ग के प्रमुख महल कौन कौन से, मंदिर हो गए अपने त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, जहां पे प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को क्या लगता है, भव्य मेला आयोजित होता है। नीलकंठ महादेव जी का मंदिर, जहां पे क्या है अपना एक शिवलिंग है, शिवलिंग की ऊंचाई है 5.5 फीट ऊंची है। कितनी है, 5.5 फीट। ठीक है, यहीं पर हमीर देव चौहान ने क्या किया था, केसरिया किया था। ठीक है दोस्तों, युद्ध से निकलकर उनको जब पता चल गया था कि अपने सेनापति रणमल और रतिपाल अलाउद्दीन खिलजी के साथ में मिल चुके हैं, तो वो मंदिर के अंदर जाते हैं और अपना शीश काट कर किसको चढ़ाते थे, शिव जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं। ठीक है, तो केसरिया इन्होंने युद्ध में नहीं किया था, युद्ध से निकलकर आ गए थे और शिव जी के मंदिर में आकर इन्होंने अपनी गर्दन किसके चरणों में अर्पित कर दी, भगवान शिव के। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद में अपन देखते हैं प्रमुख महल। ठीक है दोस्तों, तो प्रमुख महलों के अंदर ध्यान रखना, और महलों के साथ में आप स्मारकों का और ध्यान रखना कि स्मारक भी और कौन कौन से है। चलो स्मारक वाला बिंदु अपना आगे देख लेंगे अपन, पहले महल देख लो। तो जो पहला महल है दोस्तों, ध्यान रखना इसके अंदर सुपारी महल। कौन सा महल है लाडलो, सुपारी महल। ठीक है, पहला महल कौन सा है इसके अंदर, सुपारी महल। ठीक है, सुपारी महल के साथ ही ध्यान रखना अपना जौरा भौरा महल, जोरा भौरा महल। ठीक है, कौन सा महल है लाडलो, जौरा भौरा महल। ठीक है, इसी के बाद में ध्यान रखना एक है इसके अंदर योगी महल। कौन सा है, योगी या जोगी, योगी या जोगी महल, जोगी महल। ठीक है, कौन कौन से महल हो गए दोस्तों, एक तो हो गया अपना सुपारी महल, जोरा भोरा महल, योगी जोगी महल, और क्या रह गया यहाँ पे, एक तो सुपारी महल हो गया अपना, और एक और लिख लो, एक फूल महल भी है यहाँ पे, फूल महल। ठीक है, कौन सा महल है, फूल महल। ध्यान रखना सुपारी महल, जोरा बोरा महल, जोगी महल और फूल महल। ठीक है, फूल महल याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को 3 महल अपने को मुख्य रूप से याद रहना चाहिए। और ध्यान रखना राजस्थान का एकमात्र महल है अपना कौन सा, सुपारी महल। इसके बारे में एक मुख्य विशेषता लिखवा देता हूं कि राजस्थान का ऐसा महल, राजस्थान का ऐसा महल, ऐसा महल जिसमें, ऐसा महल जिसमें, ऐसा महल जिसमें मंदिर, मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर, गिरजाघर तीनों स्थित है, तीनों स्थित है। किस दुर्ग के किस महल के अंदर है दोस्तों, सुपारी महल के अंदर। तो सुपारी महल, जोरा भौरा महल, योगी या जोगी महल, ये किसके अंदर है दोस्तों, अपने रणथंभौर दुर्ग के अंदर। किसके अंदर है लाडलो, रणथंभौर दुर्ग के अंदर। तो ठीक है, सुपारी महल, जोरा भौरा और जोगी महल, इनका ध्यान रख लेना थोड़ा। चलो बढ़े आगे, सुपारी महल का विशेष रूप से ध्यान रखना
कि सुपारी महल के अंदर क्या क्या है, मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर। बड़े आगे, नेक्स्ट स्मारक, दुर्ग के प्रमुख स्मारक कौन कौन से है लाडलो, ये इसके अंदर अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक राणा सांगा की याद में उनकी जो रानी थी, रानी कर्मावती, उन्होंने एक छतरी बनाई है जिसको अपन बोलते हैं अधूरे खंबे की छतरी, अधूरे खंभों की, अधूरे खंभों की छतरी, अधूरे खंभों की क्या है दोस्तों, छतरी। ठीक है, इसी को अपन कहते हैं सपनों की छतरी। क्या कहते हैं, सपनों की छतरी, यानी सपनों में बनी छतरी, सपनों की छतरी। ये किसकी है, राणा सांगा की है। ठीक है, ध्यान रखना इसी के अंदर जो पहला स्मारक था अपना वो कौन सा हो गया दोस्तों, जो अधूरे खंभों की छतरी है वो किसने बनाई थी, रानी कर्मावती ने अपने पति महाराणा सांगा की याद में। ठीक है, क्योंकि जब आपको पता है कि खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा जब घायल हो गए थे तो उनको कहाँ ले जाया गया था, रणथंभौर ले जाया गया, और रणथंभौर में उनको इलाज करवाया गया था। और इसी इलाज होने के बाद में उनको जब जोशीली कविता सुनाई गई तो उस कविता को सुनकर वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुए थे, और फिर युद्ध करने के लिए किसके पीछे गए थे, बाबर के पीछे गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना यहीं पर अपने को आगे क्या चीज देखनी है, कि जो पहला स्मारक है वो तो अपना कौन सा है लाडलो, अधूरे अधूरे खंभों की छतरी। ठीक है, और इसी को अपन क्या कहते हैं, सपनों की छतरी। क्या कहते हैं, सपनों की छतरी। रानी कर्मावती ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन जब बहादुर शाह का आक्रमण होने वाला था अपने चित्तौड़गढ़ पर, तो रानी कर्मावती को एक काम बीच में रोककर जाना पड़ा था चित्तौड़ के वागडोर संभालने के लिए। तो फिर ये छतरी अधूरी रह गई थी, और रानी कर्मावती फिर जो 1534 का बहादुर शाह आक्रमण करता है चित्तौड़ पर, उस समय क्या होता है, साका, तो वहां पर जो रानी कर्मावती होती है वो जोहर कर लेती है, फिर बाद में उसको टाइम नहीं मिलता, तो ये अधूरी छतरी रह जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, इसी के अंदर है एक कुत्ते की छतरी, कुत्ते की छतरी। किसकी छतरी है दोस्तों, कुत्ते की छतरी। ठीक है, किसके अंदर है ये, अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर, अपने रणथंभौर दुर्ग के अंदर। किस दुर्ग के अंदर है दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग के अंदर। और देखते हैं अपन इसके अंदर और क्या है, एक अपने पीर सदरुद्दीन की दरगाह है यहाँ पे, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह। ये किस दुर्ग के अंदर है दोस्तों, अपने रणथंभौर दुर्ग के अंदर। यानी एक तो अधूरे खंभों की छतरी है, एक कुत्ते की छतरी है, और एक पीर सदरुद्दीन की छतरी है। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं अपन यहाँ पे, एक यहाँ पे 32 खंभों की छतरी है, 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी। ठीक है, इस 32 खंभों की छतरी का जो निर्माण है वो किसने करवाया है, हमीर देव चौहान ने, हमीर देव चौहान ने। ठीक है, हमीर देव चौहान ने अपने पिता जैतर सिंह की याद में। ठीक है, लिख लेना, पिता जैतर सिंह की, जैतर सिंह की याद में। ठीक है, निर्माण किसने करवाया लाडलो, हमीर देव चौहान ने अपने पिता जैतर सिंह की याद में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना 32 वर्ष का शासनकाल था इनके पिताजी का, 1250 से लेकर 1282 तक। तो उस काल की याद में, उस शासनकाल की याद में हमीर देव चौहान अपने पिता की याद में किसका निर्माण करवाता है, 32 खंभों की छतरी का। ध्यान रखना दोस्तों, इसी 32 खंभों की छतरी को अपन क्या कहते हैं, न्याय की छतरी, क्योंकि जो हमीर देव चौहान है वो इस छतरी के अंदर बैठ कर क्या करता था, न्याय। तो इसी को अपन कहते हैं न्याय की छतरी। क्या कहते हैं लाडलो, न्याय की छतरी। ठीक है, ये बात भी इसकी याद रखना। ये हुए आपके स्मारक, क्या हुए, स्मारक। स्मारक मतलब ऐसी चीजें जैसे कि कोई आदमी मर जाता है तो उसकी याद में अपन कोई स्मारक कोई बनवाते हैं कुछ चीज, तो उसको अपन क्या कहते हैं, स्मारक। क्या कहते हैं, स्मारक। ठीक है, यहाँ तक बातें आपकी कंप्लीट हो गई होगी दोस्तों। अब देखते हैं अपन इसके शाखे। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों एक ही शाखा हुआ है, तो उसके अंदर सबसे पहले आपको सन पूछा जाएगा कि कब हुआ था, तो ध्यान रखना 11 जुलाई 1301 ईस्वी के अंदर यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, साका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा लाडलो, कि साका हुआ है तो उस समय यहाँ का शासक कौन था। ठीक है, यहाँ का शासक कौन था, हमीर देव चौहान। कौन था, हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान कौन था लाडलो, हमीर देव चौहान। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपके। इसी के समय जो साका हुआ है उसमें आक्रमण किसने किया, तो आक्रमण किसने किया था, एके ने। एके का मतलब अलाउद्दीन खिलजी। किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर कि यहाँ पर जो केसरिया है वो किसने किया था, तो ध्यान रखना
केसरिया किसने किया लाडलो? हमीर देव ने। किसने किया है? हमीर ने। ठीक है, हमीर देव। ठीक है, हमीर देव साका करता है। और कौन करता है? रणमल। कौन करता है? रणमल। और कौन करता है? रतिपाल। कौन करता है? रतिपाल। ठीक है, तो ये बातें तो हुई केसरिया की। ठीक है, इसी के आगे अपन देखते हैं दोस्तों, जैसे जौहर। ठीक है, तो जौहर किसने किया था दोस्तों? जो अपने हमीर देव चौहान है, उनकी रानी का नाम था रंग देवी। क्या नाम था दोस्तों? रानी रंग देवी। क्या नाम था? रानी रंग देवी। रानी रंग देवी ने जौहर किया था, और रंग देवी के साथ में इनकी पुत्री थी जिसका नाम था देवल दे। क्या नाम मिलता है? देवल दे। ठीक है, देवल दे को अपन क्या कहते हैं? पद्मला। क्या कहते हैं? पद्मला। इसी का नाम क्या मिलता है? पद्मला। ठीक है, ये दोनों मिलकर किस तालाब में कूदी थी दोस्तों? पद्मला तालाब में। किस तालाब में कूदी थी? पद्मला तालाब में। ध्यान रखना कि इन दोनों ने जो जोहर किया था वो कैसा जोहर था? जल जल जोहर। किस तालाब में कूदी थी दोस्तों ये? पद्मला तालाब में। पद्मला तालाब के अंदर। ठीक है, पद्मला तालाब के अंदर ये कूद कर इन्होंने क्या किया था? जोहर किया था। ठीक है, तालाब के अंदर जोहर किया था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको पहला जोहर समझ में आया होगा। इसको अपन कहते हैं राजस्थान का पहला साका। ठीक है, स्थान कब हुआ था? 11 जुलाई 1301 ईस्वी में। शासक कौन थे उस समय? हमीर देव चौहान। आक्रमण किसका हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी का। केसरिया किस किसने किया? हमीर देव, रणमल, रतिपाल ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जौहर किसने की है? रानी रंग देवी ने। और किसने किया है? देवल दे। देवल दे का क्या नाम मिलता है? पद्मला। और किस तालाब में कूदी थी ये? पद्मला तालाब में। ठीक है दोस्तों, इसी को अपन कहते हैं राजस्थान का पहला साका। क्या कहते हैं? राजस्थान का पहला साका। क्या कहते हैं? पहला साका। ठीक है, ध्यान रखना, राजस्थान का पहला साका कहलाता है। और इसी को कहते हैं अपन पहला जल जोहर। क्या कहते हैं दोस्तों? फर्स्ट जल जोहर। क्या कहते हैं? फर्स्ट जल जोहर। क्योंकि किस में कूदी थी ये? जल के अंदर कूदी थी। तो ध्यान रखना, इसी को अपन कहते हैं जल जोहर। और इसके अंदर जोहर कौन कर रही है? अपनी रानी रंग देवी। ठीक है, एक बार देख लेना, ये ऊपर की जो चीजें ये लो आपके यहाँ से अलग कर देता हूँ। ये ऊपर वाले कौन सी चीजें हो गई? अपनी स्मारक। और इसके नीचे वाला क्या हो गया? अपना साका, जिसके अंदर सन देखना ध्यान से एक बार। 11 जुलाई 1301 ईस्वी में। शासक कौन थे? हमीर देव चौहान। आक्रमण किसका हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी का। केसरिया किसने किया था? हमीर देव और रणमल रतिपाल ने। ठीक है, और यहाँ पे राजस्थान का जो प्रथम साका है उसको अपन इसको ही कहते हैं राजस्थान का पहला जल जोहर, इसी को कहते हैं। और इस जोहर के अंदर, इस साके के अंदर जोहर किसने किया था? रानी रंग देवी ने और उसकी पुत्री देवल दे या पद्मला ने। और किस तालाब में कूद कर किया था? पद्मला तालाब के अंदर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको साका समझ में आया हुआ था। क्योंकि हुआ यूं था कि जो हमीर देव चौहान है ना लाडलो, उनको मतलब राजपूत सरदार थे, एक हठी शासक थे। लगभग इन्होंने 17 युद्ध लड़े थे अपने जीवन काल में। उसमें से 16 युद्धों में ये विजित रहे थे। ठीक है, इनका कार्यकाल मिलता है दोस्तों अपने को 1282 ईस्वी से लेकर 1301 ईस्वी तक इनका क्या मिलता है? शासनकाल। ठीक है, तो इस शासनकाल के दौरान इन्होंने लगभग 17 युद्ध लड़े थे। 17 में से इन्होंने जीत हासिल की थी 16 युद्धों में। ठीक है, जो अंतिम युद्ध था और अंतिम इनका संघर्ष था वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में था। अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति भागे हुए थे। उन भागे हुए सेनापतियों को शरण किसने दे दी थी? हमीर ने। उन दोनों का नाम था मोहम्मद शाह और केबरू। इन दोनों को शरण दे दी थी। और उधर क्या हुआ था कि जो मोहम्मद शाह है वो अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी थी जिसका नाम था चिमना बेगम। तो उससे वो प्रेम करता था। ये बात जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चली तो वो जो अपना मोहम्मद शाह है वो भाग कर कहाँ आ गया? हमीर की शरण में। और गुजरात से जो माल लूटा हुआ था वो माल की लूट वो हुई। लूटे हुए सोने चांदी को भी कहाँ लेकर आ गया? हमीर के पास में। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी हमीर देव को कहता है कि तुम जो मेरे सैनिक है दोनों उनको मेरे पास सौंप दे, और फिर बाद में तू इससे साइड में निकल जा। ठीक है, लेकिन हमीर देव का एक वो था, प्रण था कि राजपूतों का अपने राजस्थान के क्या अंदर क्या होता है कि जो शरण में आया हुआ है उसकी रक्षा करना राजपूतों का प्रथम धर्म होता था। तो उनको सौंपने के लिए उसने हमीर देव ने मना कर दिया था। फिर अलाउद्दीन खिलजी के मध्य और हमीर देव चौहान के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में हमीर देव चौहान और रणमल रतिपाल ये सब युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। और अंतिम में मोहम्मद शाह भी मारा जाता है। ठीक है, इस युद्ध के अंदर। और फिर यहाँ पर जो राजस्थान का पहला जल जोहर जो होता है वो कौन करते हैं? रंग देवी और पद्मला। रंग देवी और पद्मला। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपने रणथंभौर का पहला शाखा, या राजस्थान का पहला शाखा, या राजस्थान का पहला जल जोहर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर और क्या चीजें बची। विशेषताएं क्या बची है दोस्तों? विशेषताएं। तो विशेषताओं के अंदर खास तौर से इतनी कुछ चीजें रही नहीं है, क्योंकि मैंने सारी की सारी चीजें आपको किसमें करवा दी है? दुर्गों के अंदर। किसके अंदर करवा दी है? दुर्ग के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर और क्या चीजें बची है। जैसे इसके अंदर दोस्तों मैं हर जगह ये चीज बताता हूँ। इसके अंदर दो यंत्र पड़े हैं। एक का नाम तो है अरादा। क्या नाम है दोस्तों? अर्रादा।
ठीक है। एक जो यंत्र है उसका नाम क्या है, अर्रादा, और एक जो यंत्र है दोस्तों इसके अंदर उसका नाम है मगरनी। क्या नाम है, मगरनी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये अर्रादा तो होता है, क्या होता है, दुश्मन सेना पर, दुश्मन सेना पर पत्थर फेंकने का, पत्थर फेंकने का यंत्र, पत्थर फेंकने का यंत्र। ठीक है। और जो मगरनी होती है दोस्तों, ये होता है दुश्मन सेना पर, दुश्मन सेना पर, दुश्मन सेना पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का यंत्र, ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का यंत्र, पदार्थ फेंकने का, फेंकने का पदार्थ फेंकने का यंत्र। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों के दोनों यंत्र कहाँ पड़े हैं, ये दोनों यंत्र किस दुर्ग में पड़े हैं दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। किस दुर्ग में स्थित है बालकों, रणथंभौर दुर्ग के अंदर कौन कौन से है अपने अरादा और मगरनी जो दोनों यंत्र है वो किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों, अपने रणथंभौर दुर्ग में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अपने रणथंभौर दुर्ग की मुख्य हिस्ट्री और मुख्य जो अपनी सारी की सारी चीजें हैं ये किसके है, रणथंभौर दुर्ग में। एक बार वापस अपन थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें अपन ने पढ़ी है। चलो, कौन सा दुर्ग स्टार्ट किया था अपन ने, रणथंभौर दुर्ग, किस जिले के अंदर है, सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसका जो निर्माण है 8वीं सदी में किसने करवाया है, रणमल सॉरी रतिदेव या रणस्तंभ, रणथंभ देव ने। ठीक है, इसका जो श्रेणी है वन दुर्ग, गिरी दुर्ग। ठीक है, गिरी दुर्ग है तो कौन सी पहाड़ी है, थंब पहाड़ी। किस पहाड़ी पर खड़ा है, थंब पहाड़ी पर। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार कौन सा दोस्तों, इसका नौलखा दरवाजा। ठीक है, प्रवेश द्वार के बाद में अपन क्या पढ़ते हैं, उपनाम। उपनाम में मैंने आपको क्या बताया, दुर्गाधिराज। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं अपन, चित्तौड़ का छोटा भाई, और क्या कहते हैं, रणस्तंभपुर। क्या कहते हैं, रणस्तंभपुर। अगला देखो जलाशय, जलाशय के अंदर मैंने 3 चीजें आपको बताई है, रनिहार तालाब, पद्मला तालाब और गुप्त गंगा। ठीक है, और देखो आगे, इसी के अंदर मंदिर कौन कौन से, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर जहाँ प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्थी को भव्य मेला आयोजित होता है। नीलकंठ महादेव जी का मंदिर जहाँ पे अपने जो शिवलिंग है उसकी ऊंचाई 5.5 फीट है। और इसी मंदिर के अंदर हमीरदेव चौहान ने क्या किया था, केसरिया किया था। इसके अंदर महलों में देखो, सुपारी महल है, जोरापोरा महल है और जोगी महल है। ठीक है, और इसको सुपारी महल को अपन क्या कहते हैं, राजस्थान का ऐसा महल जिसके अंदर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों स्थित हो। ठीक है, चलो, स्मारक में अपन ने देखी थी अधूरे खंभों की, अधूरे खंभों की छतरी, अधूरे खंभों की छतरी। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना थोड़ा, अधूरे खंभों की छतरी, अधूरे खंभों की छतरी। ठीक है, और जिसको अपन क्या कहते हैं, सपनों की छतरी। एक क्या है, कुत्ते की छतरी, और क्या है, पीर सदरुद्दीन की छतरी। ठीक है, और देखो 32 खंभों की छतरी, जिसको हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जेतर सिंह की याद में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसी को अपन कहते हैं न्याय की छतरी। और जो इसके अंदर साका हुआ कब हुआ, 11 जुलाई 1301 ईस्वी को। ठीक है, इसी को कहते हैं राजस्थान का प्रथम साका या राजस्थान का प्रथम जल जोहर। इसके अंदर जब शासक था यहाँ पे हमीरदेव चौहान था, और आक्रमण किसका हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी का। केसरिया किसने किया, हमीरदेव चौहान या रणमल रतिपाल ने। और जोहर किसने किया था, रानी रंग देवी और रानी जो इसकी पुत्री थी पद्मला। किस तालाब में कूद कर किया था, पद्मला तालाब के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर की जो यंत्र है, दो कौन कौन से है, एक तो अपना अरादा यंत्र है और एक मगरनी यंत्र है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर अपने को ये चीज ध्यान रखनी कि अरादा क्या होती है, मगरनी क्या होती है। अरादा क्या होता है, दुश्मन सेना पर पत्थर फेंकने का जो यंत्र होता है उसको अपन अरादा कहते हैं। और जो मगरनी है वो दुश्मन सेना पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का यंत्र होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये दुर्ग आपको समझ में आया होगा। और इसके अंदर क्या क्या चीजें, वो चीजें अपन देखते हैं, एक दो चीजें। जैसे इसी के अंदर है अपना तोरण द्वार। कौन सा द्वार है, तोरण द्वार। ठीक है, इसके अंदर तोरण द्वार है। और इसी के अंदर अपना दिल्ली दरवाजा बना हुआ है। क्या बना हुआ है, दिल्ली दरवाजा। ठीक है, ध्यान रखना इसके अंदर क्या बना हुआ है, दिल्ली दरवाजा। ठीक है, चलो थोड़ी सी बात करते हैं इसके अंदर की दिल्ली दरवाजा और क्या क्या चीज है। दिल्ली दरवाजा, कौन सा दरवाजा है, दिल्ली दरवाजा। ठीक है, तो इसके अंदर एक तो तोरण द्वार बना हुआ है, एक दिल्ली दरवाजा बना हुआ है। ठीक है, एक और ध्यान रखना इसके अंदर दोस्तों, इसके अंदर दूल्हा महल है।
कौन सा महल है? दूल्हा महल। ये भी किसके अंदर है दोस्तों? अपने रणथंभौर दुर्ग के अंदर। तो दूल्हा महल भी इसके अंदर है, तोरण द्वार भी इसके अंदर है, दिल्ली दरवाजा भी इसके अंदर है। किस दुर्ग के अंदर? रणथंभौर के दुर्ग के अंदर। ठीक, तो ये अपना था रणथंभौर दुर्ग, जो किस घाटी में है? रण की घाटी में या थंब की पहाड़ी पर। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। और किस जिले के अंदर है? सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ रणथंभौर दुर्ग की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इससे मेरे को प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, क्लास कैसे लगी मेरे स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो एक बार जरूर थंब करके भेजना, लाइक करना और सब्सक्राइबर करना अगर नए हो तो, और चैनल को आगे से आगे शेयर करना, ताकि हर जो जिसकी जरूरत है, जिसको इस क्लास की, उसके पास ये क्लास आसानी से पहुंच सके और उसको भी इस क्लास का फायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए मैं आपसे यहीं तक है, आपसे विदा लेता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, धन्यवाद। ऑफ कर दिया।